स्वाहा सूर्याय इदं नामं प्रजापते स्वाहा प्रजापतेव इदं नामम्। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और बुरहानपुर लगा हुआ एक गांव है बसाड़, वहां पर आए हुए हैं। कहते हैं कि यदि अपन को कोई भी काम करना होता है या मन में कोई दृढ़ संकल्प हो और उसको पूरा करने के लिए यदि हमने तन मन धन से उस कार्य के लिए यदि काम किया है तो उसकी सफलता वो हमें अवश्य मिलती है। ऐसे ही एक किसान साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल से लगातार प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आज एक सक्षम प्राकृतिक किसान बन गए हैं और उनके खेतों में जो नई नई अनुभूतियां देखने को मिल रही हैं उन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि प्राकृतिक खेती रियल में होती क्या है, किसान कैसे प्राकृतिक खेती कर सकता है और किसान को मतलब प्राकृतिक खेती करने के लिए कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आपके जितने भी मन में प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि अन्य किसान भाई भी प्राकृतिक खेती से जुड़ें और जो रासायनिक खेती करते हुए हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जितनी हमारी फसलों में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे भी हमें छुटकारा मिल पाए। तो नाना भाऊ, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना संक्षिप्त में परिचय बता दें हमारे किसान साथियों की, आप कहाँ से हैं और अपने स्टडी में और एक प्राकृतिक खेती में कब से शुरुआत की है? मेरा नाम नाना दौड़ू पाटिल, ग्राम बसाड़, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं टीसीबीटी लगभग 4-5 सालों से कर रहा हूँ। मैं केले की फसल भी है, मक्की की फसल भी है, अरहर की फसल भी है। इसमें मैं ऊर्जा जल डालता हूँ, अणु जल डालता हूँ, जीवाणु जल डालता हूँ, फसल गुट्टी डालता हूँ, अन्य दवा रसायन भी डालता हूँ। बारी बारी से 4-4 5-5 दिन के अंतराल से कुछ न कोई फार्मूला में इसमें देते रहता हूँ। अच्छा, प्राकृतिक खेती में आने का जो मोटो रहा है कि भाई हमें प्राकृतिक खेती करना है, तो ये कहाँ से चालू हुआ आपका ये दौर कि हमें प्राकृतिक खेती करना है? मैं पहले मोहन शंकर देशपांडे की किताब पढ़ी। उस किताब पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि प्राकृतिक खेती भी हो सकती है। अच्छा। तो मैं थोड़ा उन्हीं का ही अमृत जल बना के जैसा घी है, शहद है, गोबर है, गौमूत्र है, बरगद के नीचे की मिट्टी है, ऐसा उन्हीं के फार्मूले पर। लेकिन उस टाइम में जो मैं खेती करता था, मोहन शंकर देशपांडे का फार्मूला डाला, फिर मैं रासायनिक यूज करता था। पर लेकिन जब से मेरे को 2017 से गुरुजी ताराचंद मिल जी मिले और गुरुजी के जो फार्मूले मेरे को अच्छे लगे, जैसा छाछ द्रव्य रसायन है, सड रस है, जीवाणु जल है, अणु जल है, ये उनके जो फार्मूले है वो मेरे को सटीक लगे। और उनके फार्मूले में सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, इसलिए मैंने उनकी टीसीबीटी से ही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो हम जल आप डालते थे उस समय रासायनिक भी करते थे, तो अमृत जल डालने के बाद आपको कैसा लगता था? और अभी जो आप टीसीबीटी में जैसे गुरुजी से मिलने के बाद आपने टीसीबीटी चालू की है, तो इन फार्मूले में आपको कैसा क्या लगता है कि भाई ये फार्मूले सही हैं क्या? ये फार्मूले में सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, सभी प्रकार की ऊर्जा है क्या, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये फार्मूले परफेक्ट है। और जैसा रासायनिक में रेशियो बना के रखते हैं कि यूरिया इतना डालना है, पोटैश इतना डालना है, डीएपी इतना डालना है, वैसा इसमें भी अपन अगर समय समय से ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, फसल गुट्टी, अन्य द्रव्य रसायन अगर डालते रहेंगे तो सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एनपीके है, सभी प्रकार की पूर्ति इस फार्मूले से हो जाती है। तो पहले जो आप खेती कर रहे थे
तो उस समय आपकी फसलों में मतलब कोई समस्या आती थी, और कितना आपने प्राकृतिक खेती चालू करने के बाद में कितना कुछ संघर्ष झेला है? हाँ, उस टाइम में भी जैसा अपन रासायनिक खेती करते थे तो दिन पर दिन आज ये स्प्रे किया तो उससे अपने को ऊंचा ही स्प्रे करेंगे तो बीमारी कंट्रोल होंगी क्या। इसलिए मैंने खुद में ये सोचा कि यार दिन पर दिन खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं तो अब अपन प्राकृतिक क्यों ना करें, और प्राकृतिक में अपने को रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। आज मेरी केले की फसल देखो, मक्के की फसल देखो, अरहर की फसल देखो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी मतलब जब आपने स्टार्टिंग किया था तब थी, अभी समस्याएं कम हुई हैं। लेकिन जो पहले से अभी तक का जो समय रहा है आपका, जो 3-5 साल का जो सफर रहा है प्राकृतिक खेती पे, तो उस बीच आपको दिक्कतें भी आई होंगी खेती करने में कि भाई शुरुआत की है तो समस्याएं भी आई होंगी कुछ? हाँ, समस्या आती है। समस्या ये आती है कि लेबर की समस्या आती है कि अपन समय पे कौन सी चीज डालना है वो समय पे डाल नहीं पाते। और प्राकृतिक में क्या है, सभी चीजें अगर समय समय से अगर डालते रहेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि कई किसान भाइयों के प्रश्न रहते हैं और बहुत से प्रश्न करते हैं कि हम प्राकृतिक खेती चालू कर रहे हैं तो हमें पहली साल में हमारा घाटा तो नहीं होगा, उत्पादन कम तो नहीं होगा, और यदि अपन प्राकृतिक खेती चालू करने जाते हैं तो वहाँ पे ये मन में रहता है किसान भाई के लिए कि मैं प्राकृतिक खेती करूंगा तो मुझे नुकसान होगा। ऐसा आपने अनुभव किया है कि यदि आपने जो प्राकृतिक खेती स्टार्ट की तो आपको कुछ नुकसान हुआ स्टार्टिंग में, जब आपने 2017 के पहले गुरुजी से नहीं मिले थे उससे पहले का? उसके पहले नुकसान हुआ और उत्पादन में कमी आई क्या, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे फार्मूले आते गए और गुरुजी से मिला तो गुरुजी के जो फार्मूले है वो सटीक है, और वो फार्मूलों से अगर अपन डालते हैं तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आप टोटल टीसीबीटी के जो गुरुजी के फार्मूले हैं उन पे ही खेती कर रहे हैं? हाँ, उसी पे करता। मतलब पहले से आपने जो 17 के बाद में जो फार्मूले देने चालू किए तो उससे रिजल्ट आपके बढ़े और आपका जो आत्मबल था वो भी बढ़ा हुआ है, और फिर आपकी फसल पे उसके रिजल्ट भी दिखते हैं, उत्पादन पे भी रिजल्ट दिखते हैं। और आज मेरे को ये लगता है कि मैं रासायनिक से बढ़कर ही निकलूंगा, क्योंकि बुरहानपुर जिले में करीबन 1 महीने से बारिश नहीं हुई है जी। और मक्के की फसल को पानी अधिक लगता है, मक्के की फसल सूख जाती है। हमारे यहाँ जो भी आजू बाजू में मक्के लगे हुए उसके भुट्टे छोटे छोटे आने चालू हुए हैं, और अपने यहाँ कोई भी भुट्टे पे असर नहीं है, मक्के पे असर नहीं है, अरहर पे कोई भी असर नहीं है, और पानी का भी संचार होते रहता है। बात करें इनके खेत की तो किसान साथियों, इनके खेत में क्या है कि कैचुओं की जो विष्ठा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह है इनके खेत में कैचुआ पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं, और कैचुआ आ रहे हैं, उनकी विष्ठा हो रही है, और जो भी ये खरपतवार निकालते हैं खेत से वो वहीं पर डालते हैं, उसको वहीं पर डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया काम करता है और वो कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। अब बात करें यदि हम फसल की, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके मक्के की फसल है, बहुत शानदार है। हर मक्के में 4-5 मक्के आ रहे हैं, भुंटे आ रहे हैं, कहीं में 3 आ रहे हैं, कहीं में 5 आ रहे हैं, और पूर्णतः स्वस्थ है। तो ये होता है कि जब हम प्राकृतिक खेती करने जाते हैं और सही तरीके से सही चीज का उपयोग करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि इनने मतलब कि जो प्राकृतिक खेती चालू की तो उस समय अपने खेत पर जो भी फार्मूले बनाना चालू किए उनका एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। सजीव जल है, जैव रसायन है, सजीव जल के लिए जो टैंक बनाया है, जैव रसायन बनाए हैं इन्होंने। आपने जैव रसायन कितना लीटर बनाया है? मैंने बिल्व रसायन का 1600 लीटर जैव रसायन बनाया हुआ है, और कड़वा जैव रसायन 200 लीटर बनाया हुआ है। खट्टा जैव रसायन मैंने 200 लीटर बना के रखा हुआ है। ये पहले से मैंने प्लानिंग करके रखी है, और 90 दिन पहले से, क्योंकि समय पे अपन फसल बोएंगे उस टाइम में अपन क्या डालेंगे, तो इसलिए अपने को पहले से ही फार्मूले बना के रखना पड़ेगी। तो नाना भाऊ, पहला तो ये है कि जैसे कि ये प्राकृतिक खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले कैसे तैयार रहें और उनको अपने घर पे क्या क्या करना चाहिए? प्राकृतिक खेती करने के लिए अपने जो फार्मूले हैं वो अपन अपनी फसल बोने के पहले तैयार करके रखें कि अपन समय पे डाल पाए। अगर समय पे डाल नहीं पाएंगे और अपन बोलेंगे प्राकृतिक खेती करना है तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी, क्योंकि जैसा जैव रसायन है, किसी भी मीठे फलों का अगर जैव रसायन बनाना है
तो अपने को 90 दिन से तैयारी करके रखना पड़ेगी। छाछ द्रव्य रसायन है तो उसकी अपने को 21 दिन पहले तैयारी करके रखना पड़ेगी। अनुजल बनाना है 7 दिन में तैयार हो जाता है, तो अपने को अनुजल बनाने के लिए कैप्सूल कल्चर मंगा के रखना पड़ेगा। तभी अपने पास में अगर कोई साधन सामग्री उपलब्ध है तो अपन तुरंत 7 दिन में 10 दिन में बना के उसको डाल सकते हैं। तो शुरुआत से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं, शुरुआत से हम अपने खेतों में काम कर लेते हैं तो हम वहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। और जैसे कि नाना भाऊ ने बताया कि इन्होंने पहले और दूसरे फार्मूले भी यूज़ किए, लेकिन जब 2017 के बाद गुरुजी श्री ताराचंद बेल जी से इनका जुड़ाव हुआ और उनके जो फार्मूले इनने देखे सुगंधम पुष्टि वर्धनम वाले, तो उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिला और उस समय से इनने पूर्णतः जैविक खेती की। और आज इनके खेतों पर ये सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि मित्र कीट है, लेडी बीटल है और भी जो मित्र जीवाणु हैं, केंचुआ है, देसी केंचुआ आना चालू हो गया है। और क्या आप अपने घर पे जो देसी गौशाला बनाए हैं आपने, उसका थोड़ा बता दें किसान भाई कैसे गाय पालन कर सकता है और गायों का कैसे यूज करना चाहिए। गाय तो जैसी जंगल चरने वाली ही होना चाहिए। क्या गाय के गौमूत्र गोबर से बहुत यूज होता है। अपन गाय का जो दूध निकलता है उससे छाछ बना के, जैसा सड़स बनाना है, छाछ और आंवला ले लो, 2 चीजें लगती है। अगर आंवला पाउडर अपने को अगर आंवला कहीं मिल जाता है या अपन अपने खेत में एक पेड़ लगा देते हैं तो अपने साल भर के आंवला अपन जमा करके उसकी पाउडर बना के रख सकते हैं। छाछ है और सजीव जल बनाया हुआ है। अच्छा, सजीव जल की बात करते हैं कि गोबर गौमूत्र और ये सब मिलाना फिर वो उसको छान के देना, तो इस सब में क्या है कि किसान भाई करना नहीं चाहता, तो उसके लिए आपने ऐसे सजीव जल के लिए क्या व्यवस्था की है कि बिना छानने के हुए भी हम उसको चला सकें। मैंने उसके लिए फर्टिलाइजर टैंक लगाया हुआ है 1600 लीटर का जी। वो 1600 लीटर में अपन जैसा 50 किलो गोबर, 50 लीटर गौमूत्र, 32 लीटर छाछ और 10 किलो गुड़, 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी, ऐसा पूरा टोटल मिक्स करके वो 1600 लीटर पानी भर के जो अपना सजीव जल निकलता है वो कितने दिन में तैयार होता है। वो 9 दिन में तैयार हो जाता है। कंप्लीट 9 दिन में तैयार हो जाता है। और उसकी डालने की विधि अपन 1.5 महीने तक रख सकते हैं। अच्छा, 1.5 महीने तक उसमें से किसी टैंक में ही रह सकता है। टैंक में ही रह सकता है, किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है। अच्छा, उसमें से फिर जैसे कि वो टैंक में सारी सामग्री डाल देते हैं तो उससे फिर जो जल निकलता है वो साफ निकलता है, साफ सुथरा, उसमें किसी प्रकार का गोबर का कचरा वेस्टेज नहीं आता है। उसमें 7 प्रकार की जालियां लगी हुई है। वो पानी अपन ड्रिप से दे सकते, ऐसा वो सजीव जल निकलता है। तो मतलब कि जो टैंक आपने लिया वो कहाँ से लिया था। वो हमने पुणे से मंगाया था, 54,000 का गिरा था अपने को। पर लेकिन वो 54,000 उस टाइम में गए, पर लेकिन अपने को 1600 लीटर सजीव जल मिल रहा है। और ज्यादा समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ना छानना है ना कुछ करना है, सिर्फ आप उसमें डाल दो। हाँ, और फिर सजीव जल बना के खेत में डाल दो। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किसान भाइयों के लिए कि भाई अब वो सजीव जल बनाता है तो उसको कैसे दे सकता है। तो इस तरीके से भी आप सजीव जल का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इससे आपको अब कैसा लग रहा है कि भाई मैंने जो काम किया उसमें। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। हाँ। मेरी फसलें देखे और मेरे यहाँ बाहर से जो गवर्नमेंट के। अच्छा, बाहर से भी आपके यहाँ लोग आते हैं। हाँ, क्या? बाहर से जो आत्मा विभाग है, केवी के है और एनजीओ है जो अभी गवर्नमेंट भी प्राकृतिक खेती पे ज्यादा से ज्यादा बल दे रही है। हाँ। क्योंकि रासायनिक खेती से जो परिणाम गलत निकल रहे, हर घर में शुगर है, हर घर में बीपी है, हर गांव में 4 से 5 कैंसर रोगी है। इस रोगों को देखते हुए गवर्नमेंट भी आज प्राकृतिक खेती करवाना चाहती है। तो जो भी गवर्नमेंट से लगे हुए विभाग है, चाहे आत्मा विभाग हो, केवी के हो और भी एनजीओ हो, वो अगर किसी किसानों को प्रशिक्षण देना है तो वो सजेस्ट करते हैं कि हम प्रशिक्षण देने के लिए ऐसा केंद्र बिंदु कहाँ बनाए। अगर प्राकृतिक खेती पे अगर किसी हॉल में अपन प्रशिक्षण दे तो हॉल में किताबी ज्ञान होता है, तो इसलिए उनको किसी भी व्यक्ति को अपन अगर ज्ञान देंगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ते। अच्छा, ये सब लोग आपके फॉर्म पे उन लोगों को लाते हैं किसान भाइयों को। हाँ। और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है प्राकृतिक खेती का। हाँ। प्रैक्टिकल के रूप में कि कैसे कौन सा फार्मूला बनाना है और कैसे देना है। हाँ, और किस टाइप से अपने को फार्मूला बना के किस टाइप से डालना है, कौन से फार्मूले को कितने दिन लगेंगे। अच्छा, तो किसान भाइयों जैसा कि नाना भाऊ साहब ने बताया
कि इनके फॉर्म पे केबीकी के जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हैं और फार्मर भी आते रहते हैं, किसान भाई भी आते रहते हैं और वो प्रैक्टिकली ज्ञान लेते हैं। अच्छा नाना बाबू, एक बात और बताइए कि आपने जो तो उसका यूज कैसे करते हैं? गोबर गैस मैंने जो बनाया है वो मेन तो सलरी के लिए बनाया है। अच्छा। और गोबर गैस से जो गैस निकलती है वो मेरे नौकरों के काम में आती है। वो उनका चूल्हा जलता है, उनको लकड़ी जलाने का काम नहीं पड़ता। अच्छा, वो उससे गैस से वो खाना बनाते हैं? वो नौकर खाना बनाते हैं। और जो सलरी निकलती मेन तो सलरी, हाँ। सलरी का यूज मैं अपने खेत में करता हूँ। अच्छा, अधिकतर किसान भाई या मैंने देखा है गांव में क्या है कि जो गोबर गैस प्लांट रहते हैं वो घर पे बनाए जाते हैं अक्सर, और घर पे उन गोबर गैस का जो गैस का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो सैलरी रहती है उसका यूज किसान भाई नहीं करते हैं। नहीं करते। तो आपने गोबर गैस को सिर्फ सैलरी के लिए बनाया है? हाँ। कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे गैस से कोई मतलब नहीं। गैस से कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया है। रंग चिकित्सा के लिए गौमूत्र की बाटलों का प्रयोग किया है। कैसे रंग चिकित्सा के बारे में और बता दें? रंग चिकित्सा के लिए मैंने बॉटलें टांग के रखी है सूर्य प्रकाश के लिए। नीले, पीले, हरे कलर में, तीनों कलर में बॉटलें टंगी हुई है जी। और गौमूत्र जितना ज्यादा पुराना होगा उतना उसकी पावर बढ़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अच्छा। क्या अगर अपने तो इसका उपयोग कैसे करते हैं रंग चिकित्सा के गौमूत्र का? अपने को अगर जमीन पे डालना है तो अपन 4 लीटर डालते हैं जी। और स्प्रे में डालना है अगर अपना 3 महीने का है तो 30 mm और 6 महीने का है तो 15 mm, 1 साल का गौमूत्र है तो 7.5 mm और 2 साल का अगर गौमूत्र गाढ़ा हो गया तो वो सिर्फ 2 बूंद अपने को 15 लीटर के टैंक में डाल के स्प्रे करना है। उससे ही अपने को बहुत बेनिफिट मिलता है। कीट नियंत्रण के लिए कहो या न्यूट्रिएंट्स के लिए कहो तो सारा काम जैसे कि आप कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तैयार करते हैं आप? कंपोस्ट खाद का अपन 1.5 से 2 फीट का पूरा वोटला बना लेते हैं और उसमें अपन जीवाणु जल डालते, अणु जल डालते, ऊर्जा जल डालते हैं और फफूंद भक्षक भी डालते, V+ भी डालते हैं और अपना जो भी वेस्टेज निकलता है, जैव रसायन का वेस्टेज हो, जीवाणु जल का वेस्टेज हो, और अपना सजीव जल का वेस्टेज हो, जो भी वेस्टेज अपना जो आपका रॉ मटेरियल निकलता है वो आप कंपोस्ट खाद पे डालते हैं और तो कंपोस्ट खाद भी अच्छा तैयार हो जाता है। बढ़िया तैयार। अभी अपन ने देखा कि वो चाय पत्ती जैसा, चाय पत्ती डिकम्पोज बनाते हैं तो वो गोबर खाद ऐसा बनता है कि हाथ में पकड़ो तो गोबर खाद अपने को लगता है कि अपना हाथ गीला होगा या कुछ होगा, पर लेकिन गोबर खाद अपन डिकम्पोज बना हुआ खाद जब फेंकते हैं और उसको हाथ झटकते तो उस हाथ में कुछ भी नहीं रहता है कि अपन उस हाथ से खाना भी खा सकते हैं। अच्छा, तो कंपोस्ट खाद भी आप यूज करते हैं? तो कंपोस्ट खाद तो आप बेसल में ही डलवा देते होंगे फसल लगाने से पहले? बेसल में। तो अब किसान भाई यदि यहाँ आके देखना चाहता है, प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो आके यहाँ पे देख सकता है और प्रैक्टिकली सीख सकता है कि भाई प्राकृतिक खेती करने के लिए कैसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो किसान साथियों, यदि प्राकृतिक खेती आपको करना है तो आप नाना भाऊ से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने गौशाला भी बनाई है, इन्होंने पूरा सेटअप बनाया है और इनके खेत में यदि आप आके देखेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा कि हाँ एक्चुअली में नेचुरल क्या होता है। जैसे कि हमने नाना भाऊ से जाना कि प्राकृतिक खेती करने के लिए उसको किस तरीके से काम करना चाहिए और हम किस तरीके से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आगे चल के हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से यदि प्राकृतिक खेती करते हैं तो निश्चित ही आप कम लागत में अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। आज वो एक सक्षम सफल प्राकृतिक किसान हैं, उनके खेत पर प्रशिक्षण लेने के लिए किसान भाई आ रहे हैं। लगातार वो है अन्य किसान भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह प्राकृतिक खेती के लिए सजेस्ट कर रहे हैं और जो भी समस्या उन किसान भाइयों को आती है तो पूरी तरीके से मदद करते हैं। अग्निहोत्र भस्म हो या कंडे हो या गौमूत्र हो, ये सारी चीज़ें भी वह अवेलेबल कराते हैं और किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं ताकि कैसे भी करके किसान भाई प्राकृतिक खेती में आए और वह प्राकृतिक खेती कर पाए और सफल हो पाए। तो उनका भी यही मकसद है कि यदि मैं कर पा रहा हूं तो अन्य लोगों को यदि मैं कराता हूं तो वो भी सफल हो सकते हैं यदि प्राकृतिक खेती सही ढंग से की जाए। तो कि प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, यदि आपको किसी भी फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि अभी जो रासायनिक खेती में समस्या आ रही हैं उनसे किसान भाई निजात पा सकें और अपनी खेती को, अपने मानव जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बना सकें। वो सिर्फ प्राकृतिक खेती से हो पाएगा।
चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।